ये कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल था। बट एक छोटा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन परेशान करने के लिए वो ट्रिकी होता है बस। ये ऑटम 23 का क्वेश्चन है कैश फ्लो का। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड एज एट 30 जून 23। आपको 2 सालों के उसने डाटा दे दिया। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल। ये बताता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, नेट बताए हुए हैं उसने, एडवांस टैक्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट पेमेंट कहता है जितना इंटरेस्ट आपने पे किया है ना 700 का, जिसके अंदर 300 का एसेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कहता है उसमें कैपिटलाइज हो चुका है। तो जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर में नहीं आता। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, ये इंटरेस्ट पेमेंट है। सबसे बड़ा ब्लंडर ये भी स्टूडेंट से हो गया था कि स्टूडेंट्स ने लिखा 400, लेकिन इस 400 को स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट एक्सपेंस समझ लिया। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट है 400 की, जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट है। द ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अमाउंटिंग ₹550 मिलियन, इसकी एंट्री क्या हो एक जाएगी? सर ये इंटरेस्ट वाला दोबारा बता दे। देखिए, आवाज कट रही थी। इंटरेस्ट पेमेंट जो हमारे है ना 700 की, कहता है टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसमें 300 रिलेटेड टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसका मतलब है जो एक्सपेंस से रिलेटेड पेमेंट हुई वो 400 हुई। 700 में से 300 माइनस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 550। मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कंप्लीट हो गया, तो इसकी हम एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डेबिट हो जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। फिर वो लिखता है कि ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520 मिलियन विद द बुक वैल्यू 350 मिलियन वाज ट्रेड इन फॉर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 600 मिलियन ऑन पेमेंट ऑफ 200 मिलियन। इसका मतलब ये है कि एक हमने एसेट रिप्लेस किया है, 600 मिलियन वाला एसेट हमने लिया है 200 मिलियन कैश देके। 600 मिलियन वाला एसेट हमने लिया है 200 रुपए कैश देके। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना पुराना एसेट जो दिया है वो 400 रुपए का दिया है, यानी 600 वाला आपने एसेट लिया है और कैश सिर्फ 200 दिया है। तो पुराना एसेट 400 का दिया है और पुराने एसेट की वैल्यू थी 350 मिलियन बुक वैल्यू। तो 350 मिलियन वाला एसेट 400 का दिया, तो हमें गेन और डिस्पोजल कितना आ गया? 50 मिलियन का। ये बात क्लियर होगी? चलें आगे चलते हैं। फिर वो कहता है डीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 300 मिलियन। कहता है जी 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की, आउट ऑफ विच 125 मिलियन स्टिल अनपेड, ये नॉन करंट एसेट का पेएबल हो गया, और फेयर वैल्यू मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपके पास 8% इस साल की है, 5% पिछले साल की है। इसके बारे में आपको पता, दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रॉस डेटर लेते हो तो फिर प्रोविजन भी लेते हो, या फिर नेट डेटर्स का डिफरेंस लिखते हो, प्रोविजन को इग्नोर कर देते हो। ये आपकी अपनी मर्जी। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर डीएल 10% बोनस इशू शेयर्स। ड्यूरिंग द ईयर उसने 10% बोनस शेयर इशू किए। सब्सिक्वेंटली अ राइट इशू वाज आल्सो मेड। उसके बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी बात नहीं है, पहले बोनस शेयर इशू किए, बाद में राइट शेयर इशू किए।
बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सबसीक्वेंटली लफ्ज। उसकी वजह यह है कि पहले बोनस शेयर इशू किए, अब जहां पर सवाल देखिएगा आपके पास ओपनिंग शेयर प्रीमियम है ही नहीं, और ना ही आपने राइट शेयर पहले इशू किए हैं। इसका मतलब है बोनस शेयर की जो एंट्री पास होगी वो रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट की एंट्री पास होगी, क्योंकि ना तो ब्रॉडऑन में आपके पास पड़ा हुआ था शेयर प्रीमियम की वैल्यू, और ना ही आपने पहले राइट शेयर इशू किए थे। हाँ, अगर राइट शेयर पहले इशू हो जाते तो फिर ये एंट्री चेंज हो जाती, फिर एंट्री पास होती शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। इसलिए ये सब्सिक्वेंटली लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और बाद में जो एंट्री पास हुई होगी राइट शेयर की, वो एंट्री पास हुई होगी बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल। और अगर ये एंट्री बाद में पास होती ना, पहले राइट शेयर इश्यू होते और उनका ऊपर शेयर प्रीमियम भी गिवन है, तो फिर एंट्री पास ना ये वही वाली एंट्री चेंज हो जाती, रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल की बजाय शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल होता। यही एक चीज, और ये चीज थी, कहता है द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर 750 मिलियन, कहता है एट 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहता है ये जो टैक्स 750 मिलियन आया है ना, ये 30% है उस प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आप चार्ज करते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 100 है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ 30, तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। ये जो 750 आपके पास है ये बेसिकली 30% है, और आपको चाहिए 100% प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जी जनाब, 750 को 30 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? कैलकुलेटर अपने पास है? 600 सॉरी, कितना? 2500 2500 2500। ओके की बात। और ये सवाल के अंदर प्रॉफिट भी नहीं गिवन था, और यहां से सिर्फ कोई 5 सेकंड की कहानी थी जहां से प्रॉफिट फाइंड होना था। फिर उसके बाद ये जो 8वां पॉइंट है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। लिखा हुआ है डीएल क्लासिफाइड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन अ वे दैट कीप्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हायर। आप मुझे बताएं, डिविडेंड और इंटरेस्ट इसकी दो जगह होती हैं, या इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं या इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, ऐसा ही है। लेकिन उसने यहां पर एक पहेली बना दी, कहता है भाई साहब डिविडेंड और इंटरेस्ट उस जगह लिखना जिसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो ज्यादा आए। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखोगे वहां तो माइनस हो जाएगा, वहां से ये माइनस होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरेस्ट और डिविडेंड को वो ये कहना चाह रहा है कि आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर लिखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना लिखें, क्योंकि आप चाहते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर हायर आए, ऐसी ऑप्शन अडॉप्ट करनी। एवं ही एक शिशुंदड़ी है, ये कोई सवाल का कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ये बस वो देख रहा है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है या नहीं, ये कोई कंसेप्ट तो नहीं है। ठीक होगी बात। बाकी सवाल तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें 2-3 चीजें अच्छी थी। एक पॉइंट तो ये तो बस एवं ही था, प्रॉफिट यहां से फाइंड होना था, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, और बाकी तो चीजें गिवन है। फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सवाल। हाँ जी, डॉल्फिन लिमिटेड है और ईयर एंड है आपका जनाब 30 जून 2023। डॉल्फिन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो for the year ended 30th June 2023.
सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रुपीज इन मिलियन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी जनाब, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने वर्किंग कर लिया। उसकी क्या था, 750 को 30 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 आ गया। एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसमें। एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको पता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखते होते हैं। लो जनाब, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इस सवाल के अंदर नहीं गिवन। अगर सवाल के अंदर ना गिवन हो, तीन रास्ते हैं आपके पास। एक, ऐसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लो, वो भी नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी नहीं बना सकते। दूसरा, एसेट का लेजर बुक वैल्यू पे बना लो, वो पॉसिबल है। तीसरा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग करके फाइंड कर लो। वर्किंग करके भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया। तो इसमें एक ही ऑप्शन रह गई कि आप वर्किंग नंबर 1 आप पीपीई का लेजर बनाओ, वहां से डेप्रिसिएशन फाइंड कर। आपके पास ब्रॉड ऑन कितना गिवन है? ब्रॉड ऑन 14,300, कैरिड ऑन 13,835, उसके बाद जिस जिस वजह से एसेट आपके इंक्रीज हुए हैं पहले तो वो लिखो। एक तो एसेट इंक्रीज हुए एक्सचेंज से। एक्सचेंज से आपका एसेट 600 वाला आया और एक्सचेंज से ही डिस्पोजल हुआ एक 350 का, क्योंकि बुक वैल्यू भी बना रहे हो ना, तो 350। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से भी आपका पीपीई डेबिट हुआ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से भी आपका पीपीई डेबिट हुआ है। वो कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है? सर 550। 550। और बताएं कोई एसेट में इजाफा हुआ हो? और बताएं किसी वजह से एसेट में इजाफा हुआ हो? कोई चीज नहीं है तो इसको क्लोज कर दें। आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। करो जरा फाइंड, कितनी अमाउंट आ गई? सर 1265। 1265, 1265। तो वर्किंग नंबर 1 1265। फिर उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं गिवन सवाल के अंदर, पेमेंट गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं गिवन। वर्किंग नंबर 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी लेजर बना लें। ब्रॉड डाउन है इंटरेस्ट पेएबल का 195, कैरीड ऑन है
140, कैश है 400 था क्योंकि 700 टोटल पे किया है ना और 300 कैपिटलाइज कर दिया था। इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जा रहा होगा वो आ जाएगा। कितना आ गया? जी जनाब, सर 345। 345 बैलेंसिंग फिगर। तो वर्किंग नंबर 2 345। गेन और डिस्पोजल हमने खुद फाइंड कर लिया था। $50 का माइनस हो गया। उसके बाद जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है ना, याद रखें या तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी या उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा। या उसकी डेप्रिसिएशन होगी या उसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा। तो उसका लेजर बना लिया करें तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन है या गेन या लॉस है। वर्किंग नंबर 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ब्रॉड ऑन है आपके पास 1950 ब्रॉड ऑन, और कैरिड ऑन आपके पास है 1820। अब आपने नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, यहां पर जाकर देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 पे 300 मिलियन की, जिसमें से 125 अभी तक पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कैश या बैंक 175, पेएबल 125। अब इसके बाद अगर इसकी बैलेंसिंग फिगर आती है, इस साइड पर आएगी तो फेयर वैल्यू लॉस होगा, इस साइड पर आएगी तो फेयर वैल्यू गेन होगा। ओके होगी बात? तो इसको क्लोज करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2250। तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? 430। कितना? 430। 430। ये बैलेंसिंग फिगर है। लो मेरे भाई, वर्किंग नंबर 3 भी हमारी हो गई। फेयर वैल्यू लॉस, और कोई भी इसके अंदर टेक्निकल चीज नहीं बताई गई। हाँ जी जनाब, कंप्लीट हो गया हमारा काम। हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं ले रहे। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसको गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड करके हम नेट डेटर्स का डिफरेंस ले लेंगे जाके। तो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, कह रहे जरा 2500 प्लस 1265 प्लस 345 माइनस 50 प्लस 430। 4490। 4490 4490। ओके होगी बात? उसके बाद वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस, एक नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 रिसीवेबल, उसके बाद नंबर 3 पेएबल, बस खत्म। 3 है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। कितने हैं? 3। इन्वेंट्री है और रिसीवेबल्स हैं और
ट्रेड पेएबल है। चले जनाब, सबसे पहले इन्वेंट्री में देखते हैं इंक्रीज है या डिक्रीज है। 5000 से 7450 हो गया, इसका मतलब है कितना बढ़ गया? 2450। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2450 माइनस कर देंगे। डेटर्स कम हुए हैं, 4000 से 3588 हो गए। बताएं जरा डिक्रीज इन नेट जरूर लिखा करें, नेट डेटर्स कितना डिफरेंस आ रहा है जी? सर 497। 497। फिर उसके बाद आपको पता है कि इस पेएबल के अंदर इसका पेएबल भी शामिल होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ये वाला स्टिल अनपेड, ये शामिल होगा इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आपका यहां पर लिख लिया करें, वो जो पेएबल होगा ओपनिंग तो वैसे का वैसे होगा। 1485 के अंदर 125 नॉन करंट एसेट का पेएबल है, तो करो जरा इसमें से माइनस। हाँ जी, 1485 में से 125 माइनस करो। सर 1360। 1360। अब माइनस 935 और 1360 का डिफरेंस लेंगे। ओके हो बेटा? 425। जी सर। कितना आ गया डिफरेंस? 25। 425। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज प्लीज। एन अकाउंट पेएबल एंड अदर पेएबल। क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी जनाब, करें जरा प्लस और बताएं कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना कितना आ गया? 2962। 2962। 2962। अब इसमें से हम वैसे तो करते हैं टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, ड्राइंग्स, लेकिन उसने कहा है कि भाई साहब आप इस तरह से इंटरेस्ट और डिविडेंड को लिखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा आए। इसका मतलब है वो दोनों फिर इधर ना लिखें, क्योंकि उन्होंने इधर आकर माइनस होना था। तो टैक्स का भी वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 4। आए जरा देखें, आई कैप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछता है और ये चेक करता है कि आप लोग दिमागी तौर पे ठीक हो या नहीं। देखें, टैक्स पेएबल का ब्रॉड डाउन है 235 और इसका जो कैरी डाउन है वो टैक्स एडवांस है। इसका मतलब है वो एसेट है, तो एसेट का कैरी डाउन इसी साइड पर आएगा 36, यानी रिफंडेबल टैक्स है, एडवांस टैक्स आपने दे दिया है, वो तो फिर एसेट हुआ आपका, और एसेट का कैरी डाउन इस साइड पर आता है। उसके बाद टैक्स फॉर द ईयर भी उसने बता दिया था, SPL 750। क्लोज करेंगे, यहां हमारे पास आ जाएगा कैश। ये बात समझ लगी है या नहीं? ये ना छेड़खानी करता रहता है आई कैप इस तरह की। कितना आंसर आ गया? 1021। 1021। 1021 माइनस किया तो मेरे भाई आपके पास आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी
सर 1941 1941। अब ए जरूरी नहीं है लिखें। अब आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें सबसे पहले तो पीपीई का लेजर तो हम बना चुके हैं। अब आपको एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया था जब भी एक्सचेंज का केस हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ उतना कैश लिखना है जितना उस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो। पूरा एडिशन या डिस्पोजल नहीं लिखना उसका, क्योंकि उसमें एक ही कैश की ट्रांजैक्शन होती है, या हम उसको कैश दे रहे होते हैं या कैश ले रहे होते हैं। इसमें हमने 200 का कैश पे किया था, कैश पेड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट। 200 मिलियन का हमारा आउटफ्लो हुआ था। फिर आपने एक एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी आपने, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो थी तो 300 की, लेकिन उसमें से 125 आपने अभी पे नहीं किए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी 300 रुपए की थी, 300 मिलियन की थी, लेकिन आपने 125 तो अभी पे ही नहीं किए। तो फिर हमारा कैश आउटफ्लो हुआ कितना? 175 का। फिर उसके बाद देखना है हमने कि वर्किंग नंबर 5 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर कोई हमारा फर्दर कॉस्ट तो नहीं इनकर्ड हुई। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का ब्रॉड होना है 2500, और कैरिड ऑन है 3485, और ड्यूरिंग द ईयर जो पीपीई को ट्रांसफर हुआ था वो 550 मिलियन का हुआ था। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो कैश इनकर्ड हुआ है, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, वो कितनी आ गई? करो जरा। सर 1535 1535, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। तो ये इतना मजीद जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है ना, मजीद कॉस्ट लग गई है, तो ये भी हमारा आउटफ्लो होगा। फर्दर कैश पेड फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 1535। लो जनाब, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूरी हो गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना आ गया? सर 1910 1910 आउटफ्लो। लो जनाब, अब हम पहुंच गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और आपने देखा कि सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जो परेशान कर सकती थी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, सबसे पहले तो आप शेयर कैपिटल का लेजर बनाओगे, क्योंकि इसमें बोनस शेयर भी इशू किया है और राइट शेयर भी इशू है। तो आप शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल का इकट्ठा लेजर बना सकते हो।
तो यहाँ पर तो जगह मुनासिब नहीं है, हम उधर ही बनाते हैं। वर्किंग नंबर 6 या 5 6 शेयर कैपिटल। हाँ जी, ब्रॉड ऑन 13,000 है, कैरी डाउन 16,000 और 1,120 है, 16,000 प्लस 1,120 17,120 है। अब जो बोनस शेयर इशू किए होंगे उसकी एंट्री हमने क्या पास की? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और वो कितना है? 10%। वो कितना है? 10%। तो 10% ले लें जरा इसका, 13,000 का 10%, 13,000 का 10%, जिससे हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया। ओके होगी बात? इसके अलावा और कुछ नहीं बताया हुआ। ये बताया हुआ कि राइट शेयर इशू किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कितने। तो इसका मतलब है बाकी सारे फिर राइट शेयर होंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगी, कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर? सर 2820। 2820। लो जनाब, न्यू शेयर इशूड वर्किंग नंबर 6 2820 2820। उसके बाद डिविडेंड का लेजर बनाते हैं। लोन की बात कर लें पहले तो 3,540 से 3,275 हो गया। लोन डिक्रीज इन लोन, हाँ जी, कितना लोन पे कर दिया आपने? 3,540 से 3,275। सर 265। फिर डिविडेंड पेड वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसका ओपनिंग क्लोजिंग है। इंटरेस्ट पेड गिवन था 400। हाँ जी, डिविडेंड के लिए सबसे पहले वर्किंग नंबर 7 करें और लेजर बनाएं रिटेन अर्निंग का। वहां से पता चलेगा कि हमने डिविडेंड कितना पे किया। ब्रॉड ऑन, हाँ जी, 10,800। और कैरी डाउन 10,150। यहां पर पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भाई साहब 2,500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, माइनस 750 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। वैसा ही है ना, 2,500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 750 टैक्स है, तो टैक्स माइनस होगा तो पैट आ जाएगा। तो कितना आ गया पैट? सर 1750। 1750। एक और एंट्री भी आपने पास की हुई है, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 1,300 से। रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो जो चीज रिटेन अर्निंग को इफेक्ट कर रही है वो लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा डिविडेंड फॉर द ईयर कितना था। तो 10,000
करे जरा बैलेंसिंग फिगर, डिविडेंड कितना आ रहा है? जी, कितना डिविडेंड आ रहा है? सर 1100। 1100। ये डिविडेंड पेड नहीं है। अगर डिविडेंड पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना गिवन होता तो यही पेड भी होता, यही डिविडेंड फॉर द ईयर भी होता। बट इस सवाल के अंदर डिविडेंड पेएबल गिवन है, तो हम फिर डिविडेंड पेएबल का फर्दर लेजर बनाएंगे। वर्किंग नंबर 8, डिविडेंड पेएबल। उसका ब्रॉड ऑन डिविडेंड पेएबल का है 140, कैरीड ऑन है 160, और जो डिविडेंड फॉर द ईयर है उसको रिटेन अर्निंग के नाम से लिखते हैं 1100। क्लोज करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। तो पे कितना किया वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हाँ जी, बताइएगा जरा। 980। 9। लो मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा हो गया। डिविडेंड पेड वर्किंग नंबर 8, 980। सर डिविडेंड पे हुआ कैरिड 260 नहीं है? 260 है तो मैंने कितना लिखा है? 260 है। जी जनाब, अब आ जाए जरा इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बता दो। सर 1175। 11 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। चले जनाब, अब आ जाएं, एक लाइन छोड़ के लिखें नेट। अगर पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज। तो तीनों एक्टिविटी को नेट करें। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। हाँ जी, करें जरा A प्लस बी प्लस सी। कितना आ गया नेट? सर 1206। 1206। 1206। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट है जनाब आपके पास 1010, और क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए 2216। 1010। सर जी इंटरेस्ट पेड हमने टैक्स पेड के साथ क्यों नहीं लिखा? उसने मना कर दिया था। ये आखिरी स्टेट देखें जरा, का उसने मना किया आखिरी। कहता है डिविडेंड और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेमेंट इन वे कीप्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हायर। कहता है इस तरह से लिखो कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ज्यादा आए। तो ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है ना, इनकी दो जगह होती हैं, याद रखें। या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं या इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, बट इस सवाल के अंदर उसने कहा है कि भाई साहब ऐसे लिखना, वो ऑप्शन लेना जिस ऑप्शन से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ज्यादा आए। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख देते तो आंसर कम हो जाता, माइनस हो जाता। इसलिए हमने दूसरी ऑप्शन अडॉप्ट किया, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वल। लो जनाब 6122। लो जनाब वेरीफाइड, आपका आंसर मिल गया 2216। क्लियर होगी बात? हाँ जी, क्वेश्चन समझ लग गया?
इसको कोशिश मैं करता हूं कि एक स्क्रीन पे आ जाए। लेकिन बहुत ही छोटा हो गया। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में फिर इसको अपने तरीके से देख लेना। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। प्लान ये किया है कि आज हमने 2 रेशो के सवाल करने हैं और एक ये कैश फ्लो का। फिर उसके बाद आपके सवाल मैंने करवाने हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के भी सवाल साथ करवा दूंगा 2-3 दिन में। तो फिर उसके बाद आपका फुल टाइम नॉन करंट एसेट्स के ऊपर टाइम लगेगा। चलिए जनाब, देखते हैं जनाब। क्वेश्चन बड़ा आसान था और नंबर कितने थे? 15। लिखा हुआ है कंप्यूट WL रेशियोज इन 23 कंपैरिजन विद 22। मतलब 22 की उसने रेशियो दे दी और कहता है यही वाली रेशियो आप फाइंड करना 23 की। फिर वो कहता है कि जो इंफॉर्मेशन ये आपको गिवन की हैं इनको मद्देनजर रखकर आपने रीजन भी बतानी है। रेशियो फाइंड करने के 6 नंबर और एक्सप्लेन करने के 9 नंबर। ओके होगी बात? इन तमाम रेशियो में ना एक इंटरेस्टिंग रेशियो थी, वो थी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना चाहिए, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने से पहले वाला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ होता, याद रखें। तो इस सवाल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था पता है? कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7,592 प्लस 5,147, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। करो जरा फाइंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? 7,592 प्लस 5,147। सर 12739। 12739 ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस रेशियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने नेट प्रॉफिट ले लिया तो गलत हो गया, बट जिसने पीआरसी पढ़ा हुआ था गौर और फिक्र से, तो उसको पता था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करने से पहले वाला होता है। तो इसलिए वो माइनस हो गया आया था, हमने वापस ऐड बैक कर दिया। चलिए जनाब, हम फाइंड करते हैं, जीपी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। जो जो रेशियो उसने बताई हैं, जहरी सी बात है, जो उसने बताई है सारी की सारी हमने फाइंड करनी है। 8 रेशियो हैं। चले जनाब, रेशियो फाइंड करने में सिर्फ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला अच्छा टास्क था, बाकी तो काम आसान था। तो सवा पेपर में जब हम हल करेंगे, यहां पर लिखेंगे रेशियो, उसका फिर फार्मूला, फिर 2023 है ना, हाँ, और 2022 का गिवन है, और उसके बाद साथ ही हम उसके हर एक के रिमार्क्स लिखते जाएंगे। पेपर में आप यानी रिमार्क्स बाद में भी लिख सकते हो, बल्कि हम भी बाद में लिख देते हैं, क्योंकि इस तरह वो स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी, सबसे पहले रेशो है जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो उसका फार्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लो जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया है 20,323, 20,323 डिवाइडेड बाय सेल्स हैं 67,851 मल्टीप्लाइड बाय 100। बताएं जनाब आंसर कितना आ गया? जी 29.52 29.95 9295 29.95% और साथ ही 2022 का गिवन है 36.2%। इसके रिमार्क्स हम बाद में लिखते हैं, पहले एक दफा सारी रेशियो फाइंड कर लेते हैं क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तो पढ़नी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़े बगैर तो हमने रिमार्क्स दे ही नहीं सकते क्योंकि अपनी मर्जी के तो रिमार्क्स देने नहीं है। फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या फार्मूला होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने फाइंड किया 12,739 डिवाइडेड बाय 67,851 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, कितना आ गया? 18.77%। 18.77% और साथ ही उनका भी देखकर लिख लें 30%। 2022 का भी साथ साथ लिखते जाते हैं। उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फार्मूला इसका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। लो मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो 12,739 ही है क्योंकि इंटरेस्ट ऐड करने टैक्स है नहीं। हाँ जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन ही एक साल है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आते हैं ये सारे, इनको प्लस करें जरा, कितना आ गया? $11,000 प्लस 25,535 प्लस 21,625, ये सारा कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहलाता है ना। कितना आ गया? 58,160 58,160 58,160 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया जनाब? सर 21.9 और 2022 का कितना है? 2022 का 51.7%। फिर उसके बाद आ जाए जनाब एवरेज टाइम टू पे। एवरेज टाइम टू पे क्या फार्मूला होता है एवरेज टाइम टू पे का? एवरेज पेमेंट टाइम का फार्मूला क्या होता है? जी
एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस या कॉस्ट ऑफ सेल। अगर परचेज नहीं फाइंड कर सकते तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। जी जनाब, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल ही है क्योंकि परचेज हम नहीं फाइंड कर सकते। 47528 47528 और एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं? 9874 9874 मल्टीप्लाइड बाय 365 कितना? 76 डेज। और 2022 के कितने गिवन है? 35 दिन। उसके बाद क्विक रेशियो, क्विक रेशियो तो होता है क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। लो जनाब, क्विक एसेट देख लें जरा कौन कौन से होते हैं। क्विक एसेट सिर्फ इस सवाल के अंदर ये हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को नहीं लेते, तो इनको प्लस करें, कितना बन गया? 6874 प्लस 2658 9532 9532 9532 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये दोनों जरा प्लस दोनों को 15414। हाँ जी, आंसर भी बता दें। $61.4 0.61 और जो उसका गिवन है वो गिवन है 1.1। चले जनाब, उसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर वो अभी फाइंड किया था हमने, 7000 कुछ था, 12739 12739 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस है 5147 5147। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 2.41 2.41 सर 47 है। 2.47 और पहले कितना था? माशाल्लाह 17.5 टाइम, बहुत ही ज्यादा था। इसका मतलब है इस बार आपने बहुत ही कोई लोन ले लिया है। ये जो इतना बड़ा आंसर आ रहा है ना, हमने बहुत लोन ले लिया, हमारे प्रॉफिट कम हो गया, इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, इसलिए इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। इसके बाद है जी एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर, जी जनाब, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर लेते हैं। हाँ जी,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो गिवन था 12,739 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं, एसेट्स का टोटल कर लो या सिर्फ सर ये नॉन गिवन करंट है इनकम 735 कितना, सर ये गिवन है 73574 73, 574 हाँ ये टोटल गिवन ही है 73574 574। हाँ जी कितना आंसर आ गया, 0.17 0.17 और ये आ गया 1 पॉइंट, और ये टर्नओवर है, माजरत ये रिटर्न ऑन एसेट नहीं है, ये टर्नओवर है, चीकू गलत करवा दिया। ऐसा टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एसेट टर्नओवर है, जैसे डेटर टर्नओवर होता है, क्रेडिटर टर्नओवर होता है। तो सेल्स कितनी है इसमें, टोटल सर सेल्स 67851 67851 डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड किया था पहले 58160। हाँ जी आप बताएं जरा कितना आंसर आ गया, सर 1.17 1.17 टाइम, इसका आंसर टाइम फॉर्म में देना होता जी है सर। और यहाँ पर 1.7 टाइम है। एंड लास्ट वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल भी गिवन है और इन्वेंट्री भी गिवन है 4752 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री गिवन है जनाब 6874 कितना 11528 सॉरी इन्वेंट्री 11528 है सर। 11528 करे जरा डिवाइड 4.12 टाइम 4.12 टाइम और पुराना आंसर है जनाब 9 टाइम। लो जनाब वैसे तो बहुत ही वर्स्ट रिजल्ट गया है और इसमें जहां तक मुझे लगा है, अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि आपने कोई बहुत कर्ज लिया है, बहुत ज्यादा लोन लिया है, उसकी वजह से इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ गई और आपको यहां से हम रिमार्क्स भी पढ़ते हैं, यहां से तो ये पता चल रहा है कि आपने कोई डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। यहां से ये पता चल रहा है कि आपके एक्सपेंस बढ़ गए हैं, जो कि सारा कुछ ही कम हुई जा रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो गया। तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऐसी वजह बनी है। वो कहता है न्यू आउटलेट वाज इनॉग्रेटेड, द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द आउटलेट वाज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन। लो जनाब आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, जिससे हुआ क्या, लॉन्ग टर्म लोन लेने से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम हो जाएंगी। ओके होगी बात। दूसरा, लोन ज्यादा लेने से, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, वैसे गियरिंग रेशियो तो उसने पूछी नहीं तो उसका हम जवाब देते नहीं है। द सेल प्राइस एट द न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर, ये आ गया जीपी रेशियो कम होने की वजह।
वो कहता है जनाब आपने सेल प्राइस कम की ना, उससे जीपी रेशो कम हो जाएगी। तो आपने पहला रिमार्क्स लिखना जीपी रेशो का कि द सेल प्राइस एट द न्यू आउटलेट आर केप्ट लोअर टू अट्रैक्ट द कस्टमर, इसलिए वो रेशो कम हुई है। और लॉन्ग टर्म लोन की वजह से हमारे बाकी रिटर्न कम हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें से तो इंटरेस्ट माइनस होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, हाँ जी लो जनाब, कहता है कि आपने सेल प्रमोशन एक्टिविटीज की तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ गई, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ गई। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ने से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ने से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा। यहां पे एक वजह आ गई। अगली बात, द सेल एट द न्यू आउटलेट वाज बिलो एक्सपेक्टेशन बट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अगले साल जब देखी जाएगी, जब अगले साल वो सेल प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन अभी तो उसने सेल प्राइस कम की है ना, तो इस वजह से भी हमारे प्रॉफिट कम हो गए। फिर इन्वेंट्री एट द न्यू आउटलेट वाज बिल्ड अप बाय यूटिलाइजिंग लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब है जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है ना, उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, क्विक रेशियो आपकी कम हो गई, क्योंकि आपने कैश इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया, और इन्वेंट्री उस फार्मूले के अंदर इस्तेमाल ही नहीं होती। और आगे वो कहते हैं अवेलेबल विद WL एंड द एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से एक्सटेंडेड फैसिलिटी मिल गई, हमारी पेमेंट टाइम भी बढ़ जाएगा, पेमेंट टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लायर ने भी हमें टाइम दे दिया, कुछ आपने अपना फंड इस्तेमाल किया तो क्विक रेशो कम हो जाएगी, और अगर सप्लायर ने टाइम ज्यादा दे दिया तो हमारा पेमेंट टाइम भी बढ़ जाएगा। सारा कुछ तो उसने बताया हुआ है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बैंक लोन हैज इंक्रीज ड्यू टू राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट लॉ। जी इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है पहले से, तो जनाब सारे के सारे रेशो इसलिए कम आए हमारे। अब इसमें आप देखें कि यहां पर आप ये लिख सकते हो, लोअर सेल प्राइस की वजह से आपकी ये क्विक जो जीपी रेशो है वो कम हो गई। जीपी रेशो किसकी वजह से कम हुई? उसके बाद ये रेशो कम क्यों हुई? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़े, ऊपर से नया आपने वो बनाया था ना, नई आउटलाइट है ना, तो नए एसेट्स होंगे तो डेप्रिसिएशन भी आपकी पहले से बढ़ जाएगी। आपने इंक्रीज लिखना है, मैं एरो का निशान बनाई जा रहा हूं, ठीक होगी बात। और एक वजह तो ये है ना कि आपका जीपी रेशो कम है, इस वजह से भी आपकी वो प्रॉफिट कम हुआ है, जीपी रेशो कम होने की वजह से भी कम हुआ। और जहां यही सारे आप यहां पर भी लिख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। ये 35 से 76 दिन कौन से हुए, उसने खुद तो कहा, ये एंड पे देखेंगे ये वाली बात उसने खुद ही तो कहा है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर, तो ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ जाएगा। तो आपने कहना है कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सप्लायर। फिर उसके बाद क्विक रेशियो वाला क्यों कम हुई है? क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है? हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और कैश हमारा कम हो गया। दो वजह है, एक तो अकाउंट पेएबल इंक्रीज हो गए एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से, और दूसरा हमारा कैश कम हो गया फंड यूटिलाइज करने से। उसने कहा है ना लिक्विड फंड इस्तेमाल किया, मतलब कैश इस्तेमाल कर लिया। फिर इंटरेस्ट कवर रेशो, वो तो सीधा सीधा है। इंटरेस्ट कवर रेशो क्यों कम हुआ? एक तो लोन बढ़ा जिसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ गया,
ओके की बात। प्रॉफिट कम हो गया, वो डेप्रिसिएशन की वजह से, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, जीपी रेशो की वजह से। ओके की बात। इंटरेस्ट टर्नओवर में यहां पर देखें, क्योंकि हमारा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड बढ़ गया। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड क्यों बढ़ा? हमने लोन ज्यादा ले लिया था। लोन इंक्रीज होने की वजह से हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड के अंदर लोन आता है। और न्यू आउटलेट होने की वजह से आपकी सेल्स भी, अभी उसने कहा है ना अगली साल बढ़ेंगी, न्यू सेल्स भी हमारी कम है। क्या था, एक्सपेक्टेड है कि अगले साल बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी तो कम है ना। और अगर सेल कम है तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी कम होगा। क्लियर होगी बात? लो जनाब, अब आए जरा, एक क्वेश्चन हमने और करना है, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और, चलें जी। हाँ जी जनाब, वो क्वेश्चन है मार्च 2023 का क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा सवाल है, रेशियो एनालिसिस का सवाल है ये। जी जनाब, निकालें जरा। सब लोग छोटा सा सवाल है ये, बड़ा नहीं है। मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 3। निकाल लिया? चलें जी, ये वही इंक्रीज डिक्रीज वाला है, लेकिन इसमें फिर वही बात मैं कहूंगा कि जिस शख्स ने पीआरसी, जिसका एग्जाम्ट है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सवाल को समझ भी पाए। 10 नंबर का ये सवाल था और बहुत आसान था। लिखा हुआ है कि जनाब, यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ HL. A new CFO has joined HL and has recommended changes to accounting policies related to the assets to improve financial ratio in the next financial statement. The CFO has suggested the following changes. कहता है subsequent measurement investment property. कहता है कॉस्ट मॉडल से ना आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए हो। अब कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होती है, और फेयर वैल्यू मॉडल में फेयर वैल्यू इस्तेमाल होती है। पीपीई का कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए हो, और इन्वेंट्री वेटेड एवरेज से फाइफो पे चले गए हो। 3 पॉलिसीज चेंज की हैं। कहते हैं अज्यूम ये किया है कि फेयर वैल्यू भी बढ़ गई है, कॉस्ट भी बढ़ गई है, प्राइसेस भी बढ़ गई है। फेयर वैल्यू बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चेंज हुई, कॉस्ट बढ़ने से पीपीई चेंज हुई, और प्राइसेस बढ़ने से, याद होगा आपको, अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाए ना तो फाइफो में प्रॉफिट बढ़ जाता है, पता है ना ये। और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाता है। प्राइसेस बढ़ जाएं तो फाइफो मेथड के अंदर, क्योंकि वो लेटेस्ट प्राइस के ऊपर पड़ा होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये आप लोगों को वही सारा पैटर्न है जो आपने IS2 के अंदर पढ़ा हुआ है, कि आपकी प्राइसेस बढ़ने से फाइफो मेथड में प्रॉफिट भी ज्यादा आता होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा आता होता है। डन होगी बात? अब वो कहता है कि मैक्सिमम, बाकी वही रिटेनर ने को सरप्लस चार्ज करना है और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल करना है। लो जी, कहता है क्या क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले कि जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की उसकी वजह से क्या फर्क आएगा, अब जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले एनपी रेशो, फार्मूला लिखे बगैर तो कर ही नहीं सकते ना।
मैं यहां पर आपको करवाता हूं ये एनपी रेशियो फार्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब आप मुझे बताएं, पहले आप अपने एसपीएल के अंदर मतलब एसओसीआई के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि पहले था कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल से आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी और बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस होके वैल्यू कम होगी होगी। अब आपका आ गया फेयर वैल्यू मॉडल। सवाल के अंदर फेयर वैल्यू गेन आया है, फेयर वैल्यू गेन से आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया और जो बुक्स के अंदर वैल्यू लिखोगे वो भी बढ़ जाएगी। ये चेंज की वजह से आएगा काम। अब आप मुझे बताएं एनपी रेशो, प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हम लिखेंगे ही नहीं और फेयर वैल्यू भी बढ़ गई है। कम होती तो फिर हम सोचते कि पता नहीं डेप्रिसिएशन ज्यादा कम हुई है या फेयर वैल्यू लॉस ज्यादा कम आया, तो ये तो फेयर वैल्यू गेन आया, तो प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सेल पे नो चेंज आएगा। ओवरऑल आंसर हमारा पहले से बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ गया ना पहले से। ये बात समझ लग गई है? तो लो जनाब, सबसे पहले तो हमारा यहां पर आ गया इंक्रीज। फिर इसी के ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट रिटर्न ऑन एसेट आए जरा, रिटर्न ऑन एसेट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले से कम हुआ ज्यादा? पहले से ज्यादा हुआ और एसेट्स भी पहले से ज्यादा हुए। लेकिन याद रखें, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड होके आना होता है कि जितनी वैल्यू से हमारा प्रॉफिट पहले से बड़ा है उतनी वैल्यू से ही हमारे एसेट्स भी बड़े होंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से। बात हमें लग रही है ना? तो इसमें हम एक लेट करते हैं कि सपोज दैट हमारा पहले प्रॉफिट था 500, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं, और एसेट्स हमारे पास पड़े हुए थे सपोज दैट 1000। तो अब कितना आंसर आ जाएगा? 0.2 या 0.5? 0.5। अब अगर आपने यहां पर भी 200 ऐड कर दिया, नीचे भी 200 ऐड कर दिया, तो ये हमारे, क्योंकि जितना फेयर वैल्यू गेन बढ़ेगा ना उतने से ही हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वही डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 1200। अब जरा डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है? 700 को 1200 को डिवाइड करो, 0.58। 0.58। तो देखा आपका दोनों सेम अमाउंट बढ़ने से हमारी रेशियो फिर भी बढ़ गई, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना वो डिवाइड होके आ रहा होता है। तो हालांकि फेयर वैल्यू गेन से जितना फेयर वैल्यू गेन बढ़ेगा उतनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी नो चेंज नहीं आएगा, बल्कि आप ना इस तरह लेट कर लिया करो पेपर में भी। तो इसका मतलब है ये भी रेशियो आपकी पहले से बढ़ गई। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। हाँ जी, ये चीज ये लिख दी है मैंने। अब ये काम हुआ है ये वाला कि फेयर वैल्यू गेन आपका आया है और नीचे एसेट की वैल्यू भी बढ़ गई है।
इसका मतलब है प्रॉफिट आपका पहले से बढ़ गया, इसमें कोई चेंज ना आया। प्रॉफिट पहले से बढ़ गया, इसमें कोई चेंज, ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा पहले से इंक्रीज हो गया। इसके बाद डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो ये जरा इंटरेस्टिंग है। डेट इक्विटी फॉर्मूला होता है डेट ओवर इक्विटी, और इक्विटी होता है कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। लो जनाब, डेट के ऊपर नो चेंज, क्रॉस का मतलब नो चेंज, और ये पहले से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट आकर ऐड होगा, और प्रॉफिट पहले से ज्यादा ऐड होगा। रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट पहले से ऐड होगा। वैसे इसमें भी प्रॉफिट ऐड होगा, इसमें भी, लेकिन वो दोनों सेम प्लस होने से ये इंक्रीज आता है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी रिटेन अर्निंग होता है। तो लो मेरे भाई, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया और न्यूमिनेटर में कोई चेंज, तो ये पहले से कम। करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, नो चेंज, क्योंकि क्योंकि हमारा फेयर वैल्यू गेन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, और नॉन करंट एसेट बढ़े हैं, तो क्या करंट रेशो पे कोई फर्क नहीं आएगा। लो जनाब, ये हमारा पूरा हो गया। फिर आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर जी जनाब, वो कहता है कि आपने कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए हो, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए। अब जनाब सबसे पहले तो हम देखेंगे एनपी रेशो। अब होगा क्या? कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल में चले गए हम। अब इससे हुआ क्या भला? कहता है कॉस्ट बढ़ गई, पहले से फेयर वैल्यू बढ़ गई। फेयर वैल्यू बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये IAS 16 है। IAS 16 में हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, फेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं लेते। यानी रीवैल्यू बढ़ गई तो हमारे पास जो अब ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगी। एक तो हमारी डेप्रिसिएशन पहले से ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक चीज। दूसरा, हमारा नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ी। तीसरा, हमारा यानी प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग में भी फर्क पड़ता है, लेकिन रिटेन अर्निंग में नेट इफेक्ट लिया जाए तो रिटेन अर्निंग में वो जो एक्सेस डेप्शन का इफेक्ट आता है, उससे हमारी रिटेन अर्निंग में इजाफा तो हो रहा होता है। इजाफा रिटेन अर्निंग में हो जाओ, रिटेन अर्निंग में इजाफा हो रहा होता है। किस वजह से? वो सरप्लस की वजह से। लेकिन जितना सरप्लस आता है, क्या पूरी अमाउंट से इजाफा होता है या थोड़ी सी अमाउंट से होता है? वो एसेट की लाइफ पे डिवाइड होता है। मतलब पूरा सरप्लस रिटेन अर्निंग को चार्ज नहीं हो जाता, बल्कि एसेट की लाइफ पे डिवाइड होके, मैं अज्यूम करता हूं कि अगर डेप्रिसिएशन 40 है ना, वो 4 रुपए का होगा, तो प्रॉफिट आपका कम होगा 40 रुपए से, और प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में इजाफा होगा 4 रुपए से। और ये प्रॉफिट जितना कम होगा, ये रिटेन अर्निंग को भी कम करेगा। इसका मतलब है नेट रिटेन अर्निंग माइनस ही हो रही है 36 से। ये बात समझ लगी है? एंट्री पास कर लो। डेप्रिसिएशन तो ज्यादा आएगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
और जो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग नहीं करते हो, वो तकरीबन थोड़ी सी अमाउंट होती है। तो ये 40 प्रॉफिट को कम करेगा। जो चीज प्रॉफिट को कम करती है वो रिटेन अर्निंग को भी कम करती है, और ये रिटेन अर्निंग प्रॉफिट को बढ़ाएगा, रिटेन अर्निंग को सॉरी, लेकिन ओवरऑल रिटेन अर्निंग 36 से कम हो जाएगी। ये है तो सारा ये 16, इसलिए जी। अब आ जाओ जरा नेट सेल्स, एनपी रेशो। फार्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट पहले से कम होगा, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल डिक्रीज। ऐसा ही हुआ। दूसरी रेशो रिटर्न ऑन एसेट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर नॉन करंट एसेट। प्रॉफिट पहले से कम हो गया, एसेट पहले से बढ़ गए। न्यूमिरेटर कम, ये तो क्लियर डिक्रीज हो रहा है। ओके होगी बात। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर कैपिटल इंप्लॉयड। प्रॉफिट पहले से काफी कम हुआ, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी कम होगा, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी कम होगा, लेकिन उसकी रेशो कम होगी। मतलब वो रिटेन अर्निंग में ना वो एक्सेस डेप्शन ऐड हो जाएगी, होगा कम, लेकिन इसकी ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, इसलिए ओवरऑल इसका भी फैक्टर क्या आएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये 40 से कम होगा और यहां पर रिटेन अर्निंग 36 से कम होगा। ओवरऑल ऊपर ज्यादा की कमी आ रही है। उसके बाद डेट इक्विटी रेशो, ये अच्छा है। डेट इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी। इक्विटी के अंदर बेसिकली रिटेन अर्निंग भी होता है। डेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्विटी पहले से कम हो जाएगी। किसकी वजह से, वो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट जो कम ऐड होगा, ओवरऑल ये भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सब में प्रॉफिट इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट आ गया जनाब करंट रेशियो। करंट रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी के अंदर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब ओवरऑल देखें तो इसमें सारे डिक्रीज आ रहे हैं और इसमें नो चेंज है। अब आ जाओ इन्वेंट्री के ऊपर। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्राइस बढ़ने से फाइफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है, याद रखें, ठीक होगी बात। और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाएं तो फाइफो में प्रॉफिट ज्यादा आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा आता है। प्राइसेस कम हो जाएं तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक भी कम आता है, प्रॉफिट भी कम आता है, ठीक होगी बात। चलें जी, अब आ जाए जरा, इसमें आपका क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा आया हुआ है और स्टॉक भी ज्यादा है, ये दो चीजें ज्यादा है, और कॉस्ट ऑफ सेल कम है। प्राइस बढ़ने से अंडर फाइफो मेथड ये इफेक्ट आते हैं, ये आपने पीआरसी में भी बड़ी डिटेल में पढ़ा था। लो जी, आए जरा फिर एनपी रेशो। एनपी रेशो में इसमें से क्या चीज अफेक्ट करेगी, ये वाली सिर्फ प्रॉफिट बढ़ गया, सेल में कोई चेंज ना आया, ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीज। फिर अगला कौन सा है, रिटर्न ऑन एसेट।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। हाँ जी, प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक की वजह से एसेट्स भी बढ़ गए, लेकिन सेम अमाउंट से बढ़ने से ओवरऑल इफेक्ट इंक्रीज आता है। अभी हमने पिछला सवाल भी किया था, सेम अमाउंट ऊपर नीचे बढ़ने से ओवरऑल इफेक्ट इंक्रीज आता है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट भी बढ़ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर रिटेन अर्निंग होता है, तो रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट जाता है। तो दोनों बढ़ने से नेट इफेक्ट क्या आएगा? इंक्रीज। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो, डेट ओवर इक्विटी। डेट पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इक्विटी पहले से बढ़ गई। डेट में कोई चेंज नहीं आया, बट इक्विटी कैसे बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट आया हुआ है रिटेन अर्निंग में ऐड होके। ओवरऑल ये फैक्टर क्या आ जाएगा? डिक्रीज। एंड लास्ट वन इज इन्वेंट्री करंट रेशियो, सॉरी, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बढ़ गया क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ गई, इन्वेंट्री ऐड होगी इसके अंदर, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया? इंक्रीज। ये 10 नंबर का सवाल था, लेकिन अगर प्रॉपर समझ से बंदा कर ले तो ये फ्री के नंबर और बहुत कम टाइम में होने वाले। लो जनाब, इसका भी इंक्रीज आ गया, इसका भी इंक्रीज, इसका भी इंक्रीज, ये डिक्रीज आ गया और ये इंक्रीज। ठीक है जनाब। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा बता दें। अब वो मैं आपको उसका लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, वो इतना मसला नहीं है। और वैसे भी आपने आई कैप की किताब का पहला पेज पढ़ लें तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलें जी। ओके सर रिटेन अर्निंग वाला कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा बता दें, रिटेन अर्निंग वाले। देखिए ना, प्रॉफिट याद रखें, प्रॉफिट जो होता है ना वो जाकर रिटेन अर्निंग में ऐड होता है, और इसका मतलब है रिटेन अर्निंग किसके अंदर मौजूद होता है? इक्विटी के अंदर भी होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब है अगर सेम रेशियो से ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से चेंज आता है ना, तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आता है वो इंक्रीज का है। हाँ जी जनाब, कल फिर हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके जी जी। सर ये बीक्वेस्ट और ये प्लेज का बता दें, एनपीओ में लिखा था, ये क्या होता है? ये वैसे बेसिकली ना वो एक वो नहीं होती जिसे हम कहते हैं वो क्या कहते हैं जो मरते वक्त वसीयत, ये उस टाइप की चीजें हैं। ये मैं जी सर, क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। सर वो